हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस इन स्पेशल एजुकेशन में। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि आगे से जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, क्वेश्चन मतलब टॉपिक वाइज पढ़ाना शुरू करूंगा और टॉपिक वाइज में पढ़ाऊंगा कि कौन से डिजीज़ का या डिसऑर्डर का क्या कारण है, कैसे होते हैं, क्या नहीं होते, उनके टाइप्स, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज हम अपना पहला टॉपिक शुरू करेंगे। पहला टॉपिक जो हमारा फ्रैक्चरल एक्स सिंड्रोम, FXX फ्रैक्चरल एक्स सिंड्रोम। फ्रैक्चरल एक्स सिंड्रोम क्या होता है, किस कारण होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ। तो यह एक आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक मतलब हेरिडिटी रोग है, हेरिडिटी डिजीज है। मतलब ये जो फ्रैक्चरल एक्स सिंड्रोम है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और जो ये फ्रैक्चरल एक्स सिंड्रोम जो होता है लड़कियों में कम मिलता है, लड़कों में हमेशा ज़्यादा मिलता है। इसमें जो है गुणसूत्र मतलब जो हमारे जेनेटिक्स हैं उनका अभाव होता है, उनके कारण ये होता है। और लड़कियों में ना के बराबर होता है, 0.1% होता है, -0.1% मान के चलो आप लड़कियों में होता है, लड़कों में ही हमेशा ये पाया जाता है। और इसके कारण जब लड़कों में ये फ्रैक्चरल एक्स सिंड्रोम हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है, जो लड़के होते हैं उनकी जो IQ लेवल है वो कम हो जाता है। सीवियर, प्रोफाउंड, माइल्ड, मॉडरेट इस स्थिति में कंडीशन में चले जाते हैं। और वे बौद्धिक मतलब मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, IQ मेंटल रिटार्डेड हो जाते हैं, मतलब बौद्धिक विकलांगता आ जाती है उनके अंदर। और मेंटल रिटार्डेशन का दूसरा नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, जब ये आनुवांशिक तो होता ही है, जब ये आनुवांशिक होता है तो या तो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलेगा ये, या फिर गुणसूत्र में कोई असामान्यता हो जाती है तो तब होता है। इससे पहले ये होता नहीं है। इससे क्या हम मेंटल इलनेस के व्यवहार में आते हैं, मेंटल डिप्रेशन में जाते हैं, एग्रेसिव होते हैं बहुत ज़्यादा इस फ्रैक्चरल एक्स सिंड्रोम के होने के कारण। और जो फ्रैक्चरल एक्स सिंड्रोम की जो दर होती है वो क्या होती है, अगर 2500 पुरुष हैं तो उनमें से एक को हो जाएगा। 2500 पुरुष है तो एक हो जाएगा। फ्रैक्चरल सिंड्रोम में ऐसा नहीं कि जैसे ऑटिज्म की तरह हर 11वें बच्चे को ऑटिज्म है आज के टाइम में, तो फ्रैक्चरल सिंड्रोम में ऐसा नहीं है। अगर 2500 पुरुष हैं तो एक को हो जाएगा, और अगर 5500 महिलाएं हैं तो उनमें से एक होगा। मतलब होने के चांस बहुत कम है, लेकिन होता ज़रूर है। और ये क्या होता है, अगर किसी महिला को मतलब आनुवांशिक है और किसी को है तो मतलब जब 300, 400 या 200, 250 महिलाएं में से कोई एक महिला ऐसी होती है जो इसको जेनेटिक ट्रांसफ़र करते हैं इस डिजीज़ को। और ये एक डिजीज़ है, डिसऑर्डर नहीं है। हमेशा ध्यान रखेंगे, डिजीज़ और डिसऑर्डर दोनों अलग अलग होते हैं। ये एक डिजीज़ होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, FMRI एक जीन है, FMRI जो हमारा इंटरनली पार्ट होता है FMRI, उसमें जब परिवर्तन आ जाता है, आ जाता है तो उसके कारण ये हो जाता है। और मस्तिष्क का सही से विकास है, प्रोटीन नहीं हो पाता। जब ये हो जाता है उसके कारण FMRI जीन के कारण होता है, और उसके कारण ही मस्तिष्क का हमारा क्या है, सही से विकास नहीं हो पाता, डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। और इसी के कारण जो हमारा प्रोटीन बनता है हमारे शरीर में वो बनना कम हो जाता है। और दूसरी बात ये, मैंने दोनों कारण बता दिए, एक तो जेनेटिक होती है, हेरिडिटी होती है, आनुवांशिक है। दूसरी नॉर्मल होती है, मतलब किसी को भी हो जाती है। और किसी को भी कैसे होती है, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं 21 और 23 का वो होता है, उसमें अगर उनमें कमी आ जाती है तभी भी ये बीमारी हो जाती है। तो अब इसके लक्षण क्या हैं, मतलब ये अगर किसी को फ्रैक्चरल सिंड्रोम हो जाए तो उससे क्या होगा। देखो, हमारे कोई भी डिसऑर्डर हो, डिजीज हो, सबके जो सिम्टम्स हैं वो लगभग सेम ही मिलते हैं। देखो, रेंगना, चलना, घूमने में विलम्ब,
ये सब हमारे मोटर ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी में भी होता है। मानसिक मंदता, ये मेंटल रिटार्डेशन में भी होता है। भाषा के ज्ञान में देरी लाना, ये हमारा स्पीच कम्युनिकेशन में जब गैप हो जाता है तब भी होता है। बोलने में देरी, इकोलोलिया। आंखों से संपर्क से बचने की प्रवृत्ति, ये ऑटिज्म। तो क्या है, ये लक्षण तो सेम है लेकिन कारण दूसरे हैं। अब शारीरिक लक्षण क्या होते हैं? शारीरिक लक्षण बिल्कुल अलग मिलेंगे। शरीर फ्लैट होता है, आपने देखा होगा जो हमारा जो पैर हैं, पैर के नीचे आप पैर रखोगे तो गैप होता है थोड़ा सा, तो गैप नहीं होता तो फ्लैट पैर होते हैं, बिल्कुल एकदम फर्श पे टिक जाएंगे, फ्लैट पैर होते हैं। लचीले जोड़ होते हैं, जोड़ बहुत लचीले होते हैं, ऐसे ही हाथ पैर घूम जाएंगे, मुड़ जाएंगे। शरीर का बड़ा आकार होता है, जैसे हमारे वो क्या नाम है, अनिल अंबानी जी का काफ़ी बड़ा आकार है। सभी दोस्तों मजाक कर रहा हूँ, उनको फ्रैक्चर सिंड्रोम नहीं है। शुरू में तो बहुत पतले थे, बाद में उनको थायराइड हो गया था जिसके कारण इतने मोटे हो गए। लंबा माथा होता है, माथा जो फैला हुआ होता है, आँखें अंदर को धसी होती है और नाक जो है बहुत छोटी होती है। कोमल त्वचा होती है, त्वचा जो है मतलब बहुत ही मुलायम होती है, स्किन जो है मुलायम होती है। लक्षणों को 5 श्रेणियों में बांटा गया। अब इसके जो लक्षण हैं उनको 5 भागों में निर्मित करते हैं। कम्युनिकेशन, सेंसरी, सोशल एंड इमोशनल और फिजिकल और आईक्यू। बुद्धिमत्ता, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषा, संवेदी, इंद्रिय गहराई। ठीक है। अब बुद्धिमत्ता क्या है? यह रोग बच्चे में सोचने सीखने की क्षमता को कम करता है, महिला पुरुषों की तुलना में कम गंभीरता से प्रभावित होता है। अब बुद्धिमत्ता तो हमारा आईक्यू हो गया। अगर किसी को बुद्धि से हो गया तो वह चीज़ों के बारे में सोच नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, सही क्या है गलत क्या है नहीं कर पाएगा। शारीरिक क्या है? शारीरिक सिंपल है, अगर शारीरिक है तो चलने में, फिरने में, बैठने में, उठने में, ये सब चीज़ों में परेशानी होगी, किसी काम को नहीं कर पाएगा सही से, और हाथ में, पैर में, घुटने में कोई ना कोई दर्द रहेगा। अब मैं इसका बता दूँ इसमें क्या लगेगा। यह बच्चे नरम मखमली त्वचा, व्यापक माथे, अपनी उम्र के बच्चे की तुलना में थोड़ा बहुत सिर लेकर पैदा होते हैं। यह बच्चे 11 साल की उम्र तक यौन में प्रवेश करते हैं। इनमें फ्लैट पैर और लचीले अंगूठे, घुटने, गोड़ नहीं पाए जाते हैं। इसके साथ ही इनमें आंखों की तकलीफ, लंबा चेहरा, प्रमुख कान पाए जाते हैं। तो शारीरिक के तो हमारे लक्षण हो गए। अब व्यवहार क्या होता है? भाषा ज्ञान में देरी होती है, डिले स्पीच होती है। बच्चे किसी के घर गए, आज हम भी बोल देते हैं कितना शर्मा रहा है, तो एक बस जहाँ बिठाते वहीं बैठ रहेंगे गर्दन नीचे करके, चाय आ रही ना चाय पियेंगे ना बिस्कुट खाएंगे, बस गर्दन नीचे करके बैठेंगे, तब हम बोलते थे वो कितना शर्मा रहा है। तो वो व्यवहार इनका होता है। सक्रियता होती है, कम ध्यान अवधि, अटेंशन नहीं होता किसी भी चीज़ पे, अटेंशन नहीं होगा, कहाँ क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है। कोई बच्चा खेल रहा है तो उस पर तरफ भी टेंशन नहीं जाएगा, अपने आप ही बैठेंगे चुपचाप। सामाजिक और भावनात्मक, सोशल और इमोशनली। सामाजिक और इमोशनली का सीधा है, अभी मैंने इसी का एग्जांपल दिया इससे पहले। कहीं जाएंगे, आएंगे, बैठेंगे, उनके साथ अटैचमेंट ही नहीं करेंगे बिल्कुल भी, अकेले ही बैठ रहेंगे, चाहे कोने में बैठ रहे हैं, अकेले बैठ रहेंगे चाहे कितना भी टाइम हो जाए। ठीक है। दूसरी बात ये, दूसरे बच्चे जो एक साथ में घुल मिलने लगते हैं, खेलने लगते हैं, वो भी नहीं करेंगे ये, उस चीज़ को भी ये नहीं करते हैं। भाषा के ज्ञान में देरी। अब भाषा के ज्ञान में देरी तो आप सबको ही पता है। अगर हमने बच्चों को पढ़ाया ऐसे अनार, तो उस ऐसे अनार को पढ़ने में 15 दिन लगा देंगे, और एक नॉर्मल बच्चा उसको 5 मिनट में पढ़ देगा। तो जो आईक्यू लेवल का डेवलपमेंट होता है वो बहुत डिले होता है। अगर किसी बच्चे का डेवलपमेंट अब हो रहा है, किसी का आईक्यू लेवल ये मान कर चलो कि जिस समय बच्चा प्राइमरी में होगा ना, और वो अपर प्राइमरी में चलेगा, उस टाइम पे इनका प्राइमरी लेवल डेवलप होगा। इतना डिले इनका होता है। सेंसरी मोटर, जो सेंसरी जो हमारे ये होते हैं शरीर के पार्ट, आपने देखा है जब हम किसी कान में कोई पत्थर डालते हैं हम एकदम एक्टिव हो जाते हैं। कान में कुछ डाल दिया
पहले हम देखते जब छोटे थे तो कागज़ जो बनाते थे रोल से कान में लगाते थे, एकदम बैठ रहते थे, सोते रहते थे, एकदम हिल जाते थे, पैरों में गुदगुदी कर देते थे, उन सब से काफ़ी प्रभाव पड़ता था। लेकिन इन बच्चों को उन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एकदम उत्तेजित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, घबराने लगते हैं कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। इन सब के कारण इनकी सेंसरी जो एक्टिविटी है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाती है। इंडोर आउटडोर में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। अब इसके क्या है उपचार, क्या क्या है, इसको मैनेजमेंट कैसे करना है। अब जो हमारा डेवलपमेंट स्पीच लिए है उसको स्पीच थेरेपिस्ट के द्वारा ठीक करने की कोशिश की जा सकती है। ये नहीं बोल सकते कि ठीक हो जाएगा, क्योंकि डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है इम्पायरमेंट नहीं है। डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसको सुधारा तो जा सकता है लेकिन ठीक नहीं किया जा सकता। इम्पायरमेंट एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी सिचुएशन है, उसको ठीक किया जा सकता है पूरी तरीके से। और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आपने देखा होगा फाइन ग्रिप नहीं है किसी बच्चे की। जब हम फाइन ग्रिप कराते हैं तो हम क्या कराते हैं, उसको पेंसिल को बॉल में लगा के देते हैं। तो जब ग्रोस मोटर स्किल हो जाती है तो बॉल को आराम से पकड़ लेता है, पेंसिल को नहीं पकड़ पाता। तो बेसिक चिकित्सा में इस तरीके से करेंगे, उसे वोकेशनल काम ट्रेनिंग देंगे, वोकेशनल काम सिखाएंगे। भौतिक चिकित्सा, फिजिकल एक्टिविटी। अब फिजिकल एक्टिविटी की दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं, जो भी बच्चे डिसेबल हैं, उन सब बच्चों को एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा, चलाना, दौड़ाना, साइकिल चलवाना, ये सब कंटिन्यू कराना चाहिए। उससे क्या होता है, जो उनके शरीर के पार्ट, जोड़ हैं, घुटना है, पैर है, जो एक्टिवेट नहीं है, वे थोड़े थोड़े उनसे जब करते हैं तो उनके जो नर्वस सिस्टम होता है वो थोड़ा चलता है, ब्लीडिंग ब्लड सर्कुलर जो है शुरू हो जाता है शरीर के अंदर। तो उससे क्या, उससे उनके अंदर काफ़ी सुधार आता है। अब आपने देखा जो IQ के बच्चे हैं, मेंटल रिटार्डेशन के बच्चे हैं, ऑटिज्म के हैं, वो स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, घर आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, फिर वापस घर आते हैं। अगर ऑटिज्म का बच्चा हॉस्टल में रह गया 20 दिन घर रह के, उसके बाद आ गया घर, हॉस्टल में रह के 20 दिन घर आ गया, 5 दिन में उसका व्यवहार ऐसा हो जाएगा कि हॉस्टल वालों को वही व्यवहार दोबारा उसको व्यवहार में लाने के लिए कम से कम 1 महीने लग जाएगा। और पेरेंट्स बोल देते कि हमारे बच्चों ने तो कुछ सुधार ही नहीं आया। अरे कोई सुधार तो जब आएगा ना, जब आप जो एक्टिविटी स्कूल में कराई है वो आप घर भी कराओगे। घर आके तो अपना लेटा है, सो रहा है, खा रहा है, बस बात ख़त्म। ना एक्सरसाइज हो रही है, ना वोकेशनल ट्रेनिंग हो रही है, ना पढ़ रहा है, ना कुछ कर रहा है। जबकि कॉलेज में साफ दिखाया जाता है कि भाई अब बच्चों को खाना खाते खुद हैं, घर में तो सारा प्यार आ जाता है, एकदम खुद ही खिलाएंगे खाना। टीवी का टाइम फिक्स है, एक्सरसाइज का टाइम फिक्स है, सुबह उठना है, पार्क लेके जाना है, बच्चों को घुमाना है। ठीक है दोस्तों। अब व्यवहार चिकित्सक इसको हम बोल देते हैं बिहेवियर बोल देते हैं। तो बिहेवियर को कैसे सुधारा जा सकता है, ये जो मैंने अभी इतनी देर से बताया, बिहेवियर को इसी तरीके से सुधार सकते हैं। ठीक है। दैनिक जीवन कौशल, ADL, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग का आप सभी को पता है। जितने भी स्पेशल एजुकेटर है वो ADL हर स्पेशल बच्चों को कराते हैं, चाहे उसने ADL आती हो या ना आती हो, ADL हर बच्चे को कराते हैं। और जो मेन चीज़ है, फ्लेक्जेनल सिंड्रोम वाले बच्चों को दौरा पड़ता है, और आवर्तक संक्रमण, मतलब जो डिजीज़ है जैसे कि छींक आ जाना, खांसी हो जाना, जुखाम हो जाना, वायरल फीवर हो जाना, ये बहुत जल्दी होता है। फ्लेक्जेनल सिंड्रोम बच्चों को दो चीज़ें बहुत जल्दी से होती हैं। दौरे पड़ने को बोलते हैं, एपिलेप्सी तो मिर्गी को बोलते हैं ना,
आवर्त संक्रमण इन्फेक्शन हो जाना, तो इन्फेक्शन डिजीज हो गया आवर्त संक्रमण। तो मेरे की सीजर पड़ना, सीजर बोलते हैं, दौरे पड़ना हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ मैंने। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा फ्रैक्चरल लेग सिंड्रोम जो है टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसके अलावा फ्रैक्चरल लेग सिंड्रोम में आपसे DSSB के एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। 4-5 चीज़ें मैंने वो याद रखेंगे। जेनेटिक है, और दूसरा गुणसूत्र के कारण होता है, ठीक है। और IQ इससे जब ग्रस्त होता है बच्चा तो MR होता है। लड़कियों में कम, पुरुषों में ज़्यादा होता है। FMRI जीन में परिवर्तन के कारण होता है। क्या क्या कमियां हैं वो बता दिए, लक्षण बता दिए, किन 5 भागों में तो बता दिया, उनको एक्सप्लेन कर दिया है। व्यवहार में क्या होता है वो भी बता दिया। तो दोस्तों इसी के साथ ये टॉपिक होता है हमारा ख़त्म। अब हम अगले टॉपिक में मिलेंगे अपने। अगला टॉपिक जो मैं करूँगा वो ऑटिज्म स्टार्ट करूँगा। और ऑटिज्म में एक बार में ऑटिज्म क्या है, ऑटिज्म के लक्षण, ऑटिज्म के प्रकार, ऑटिज्म क्या होता है, ऑटिज्म के उपचार, ऑटिज्म डिजीज है या डिसऑर्डर है ये भी तभी बताऊंगा। ऑटिज्म को कितना कवर किया जा सकता है, कितना नहीं किया जा सकता, ऑटिज्म का स्केल क्या है, मतलब किस किस टेस्ट में पता लगा सकते हैं कि बच्चों को ऑटिज्म है, ऑटिज्म बच्चे के लिए क्या क्या फैसिलिटी है वो भी बता दी जाएंगी। तो दोस्तों इसी के साथ ये आज का टॉपिक मैंने पहला ख़त्म कर दिया, फ्रैक्चरल लेग सिंड्रोम। आपसे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं अब आपको अगले टॉपिक पे लेकर चलूँगा, वो ऑटिज्म। कल मैं आपको पढ़ा दूँगा, कंप्लीट पढ़ा दूँगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको चैनल अच्छा लग रहा होगा, वीडियो इसकी अच्छी लग रही होंगी। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्लीज़ सपोर्ट फॉर माई चैनल। आपके सपोर्ट से, आपके सहयोग से ही मैं इस चैनल को आगे ग्रोथ कर सकता हूँ, डेवलप कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो ऑटिज्म होगा। ये आपको कल ऑटिज्म की वीडियो डाल दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि 28 अगस्त। दोस्तों तैयारी करते रहिए, DSSB, NNV, इन सब की वैकेंसी आने वाली है। थैंक यू मच।